मुझे बताइएगा। ठीक है। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आई कोड गुरु शेयर लर्निंग ग्रुप में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई कोड गुरु के छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेशन का स्टार्ट इससे होगा। तो नेक्स्ट हमारा मिशन क्या है आई कोड गुरु का, कि आई कोड गुरु पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी, हाईटेक स्किल्स और इंटरनेशनल मेंटोर्स से यानी कि मुलाकात करवाते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी हम बताते हैं, हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी स्किल्स को और अपने गाइडेंस को और ज़्यादा में यानी कि बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पर स्किल सिखाते हैं उन स्टूडेंट्स को जो चाहते हैं कि हम अपने कैरियर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बेहतरी ला सकें। और ये सब कुछ कैसे होता है, ये इंटरनेशनल मेंटोर्स की गाइडलाइंस और उनके कैरियर पाथ से हम इंस्पिरेशन लेके उनसे बातें करो आके और उनसे क्वेश्चन करके हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा फोकस किन किन चीज़ों पर है, आई कोड गुरु बेसिकली किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करता है। ठीक है। डेली बेसिस पे विदाउट वीकेंड हमारी डेली बेसिस पे 20 से ज़्यादा सेशन चलते हैं, जो कि 6 AM से 5 AM से ऑनवर्ड 11 PM तक चलते हैं एक दिन में। और जो वीकेंड में होते हैं वो 2 वीकली वर्कशॉप होती है। और जो हमारे 5 डेज में जो सेशन चलते हैं वो ज़्यादातर पाइथन बिगिनर्स, लीड कोड, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के रिलेटेड होते हैं। और साथ ही साथ जनरेटिव एआई का कोर्स भी चलता है। और इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्सेज होते हैं उसमें आइट्स प्रोफिशिएंसी, जीआरई और टोफल का भी कोर्स करवाते हैं। और ज़्यादातर ये कोर्स स्टूडेंट्स और मॉडरेटर ट्रेनर्स की निगरानी में होते हैं। और इनकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको फेसबुक चैनल, आई कोड गुरु के फेसबुक चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। और वो डेली अपडेट होती रहती हैं। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई कोड गुरु की रीसेंट जो अचीवमेंट्स हैं वो है कि आई कोड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 7,000+ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स अवार्ड में कंपटीशन पार्ट भी लिया है और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल किए। ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यूएसए की बहुत सी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर भी किया है। तो जो स्टूडेंट्स थे वो लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब्स भी आई कोड गुरु से उन्होंने उन्होंने इनके अपॉर्चुनिटी हासिल की थी। फिर जो हार्वर्ड का एक CS15 का पजल डे होता है, हर साल की तरफ से कंडक्ट होता है। तो वो हमारी पाकिस्तान में से 259 टीम्स ने वो 9x9 पजल सॉल्व किए थे। और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आईकोड गुरु से ही बिलोंग करते थे। और साथ ही आईकोड गुरु पर इस वक्त 240+ मेंटोर्स हैं जो कि कोडन प्लेस में उन्होंने अपनी ये सर्विसेज पढ़ाया भी है, यानी कि ये सर्विसेज दी भी है। यानी कि यहाँ से गाइडेंस लेके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जाकर उन्होंने टीच किया है, यानी कि पढ़ाया है। ठीक है। और फिर आईकोड गुरु के 3 आईकोडर्स ने यानी कि 320 ग्लोबल सिलेक्शन में MIT इमर्जिंग टैलेंट में प्रोग्राम में ना पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर अपने स्किल्स शो करवाई थी। और साथ ही साथ कोड जैम में 2023 में आई कोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और वहाँ भी जो चीज़ें यहाँ पर सीखी, गाइडेंस ली, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्किल्स शो की। और इत्तेहाद एविएशन ग्रुप जो कि दुबई में होता था, उनके वर्ल्ड हेडक्वार्टर दुबई में है। तो आई कोड के 3 स्टूडेंट्स को वहाँ पर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। बाय शोइंग दीज अचीवमेंट्स। और अब मैं बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में थे और उनका किन किन यूनिवर्सिटीज से बिलोंग करते थे। वो फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से थे, कायद अज़म यूनिवर्सिटी से, लाहौर यूईटी यूनिवर्सिटी से, बहरिया यूनिवर्सिटी से, GCUF से, यानी कि पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। और उनकी CGPA 3.1 से रेंज टू 3.8 तक थी। और उनकी जो आइट्स रेंज थी
6.5 से 7.5 तक, और मैक्सिमम 8 भी ली है स्टूडेंट्स ने। उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी जिन्होंने ये एडमिशन सिक्योर किए थे। और जो सिक्योर किए हैं उन्होंने आगे यूएसए यूनिवर्सिटीज़ में, वो नीचे सारे के सारे उनके यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम और नेम मेंशन है। तो जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो चुके हैं या आगे वो करेंगे, तो उनकी कोई पब्लिकेशन, कोई जीआरई, उनकी स्टडी गैप 1 साल से 15 साल तक रहा है। और उनको 100% फी वेवियर मिला है। और जो स्कॉलरशिप उनको मिली है वो मिली है $1100 पर मंथ, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के आप कैलकुलेट कर सकते हैं आज की जो डॉलर की रेट है। उन्होंने कोई बैंक स्टेटमेंट कोई शो नहीं करवाई। ठीक है। तो मजीद ये एक है सैंपल चार्ट जो कि आईकोड के ईयरली शो करवाता है कि 2021 से 2025 तक कैसे आईकोड ने ग्रो किया है। और ये सारी की सारी अचीवमेंट्स बिलोंग टू करती हैं स्टूडेंट्स से। कि हाँ, आईकोड ने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही पुशअप किया है, और वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो हाई हायर एजुकेशन के लिए यूएसए में अपनी स्कॉलरशिप्स को सिक्योर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स और टेक में इन्वॉल्व हों। कोई भी चीज़ रायगा नहीं है यहाँ पर। आप जो भी सीखेंगे और सिखाएंगे, आपको आगे उसका फायदा मिलेगा। और ये एक नवी दूसरा चार्ट है कि इसमें रेशो बताई जा रही है कि 2024 में और 2022 में कितनी रेशो थी पाकिस्तान में, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स बिलोंग करते थे और कैसे उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की थी। तो 2025 का अभी ऐड होगा इंशाल्लाह। तो अभी 2024 से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 72.2% स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा है पिछले सालों से। तो इंशाल्लाह आगे भी ये ग्रो करेगी। तो आप सबका आईकोड गुरु पर एक बार फिर से वेलकम है। तो अगर आप लोगों ने आईकोड गुरु को ज्वाइन नहीं किया, तो आप इस यूआरएल पे जा सकते हैं www.icodeguru.guru/good ज्वाइन। और इनकी वीडियोस, जो वर्कशॉप्स और सेशंस होंगे, वो facebook.com/iCodeGuru चैनल पे सारी की सारी मौजूद होंगी। और इस सेशन में जो अभी हम चलाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी, उनकी भी रिकॉर्डिंग iCode चैनल पर मौजूद होंगी। तो इसके साथ ही मैं आईकोड का ये इंट्रो, छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड करता हूँ। और अपनी जो टीम है उनका थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ। कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो एक तो मैं खुद हूँ जो कि को ट्रेनर मोहम्मद जवाद। तो दूसरे जो ट्रेनर हैं वो हैं उनका सॉरी आई मैं भूल गया। तो मुदस्सर रसूल उनका नाम है। और जो हमारे मॉडरेटर्स हैं वो हैं असदुल्ला खान, आमना अरूज, अरसलान सईद। ये हमारे मॉडरेटर्स हैं। और ये पार्ट्स, ये भी ट्रेनर का पार्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फर्दर चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। तो सर मुझे बताइएगा कि वो मुदस्सर रसूल आ गए हैं कि नहीं अभी? नो सर। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन। मुझे क्लियर कीजिएगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है मेरा, कि एस्केलेरेटिंग कंप्यूटिंग, ये हमारा सेशन चलेगा ऑलमोस्ट 20 डेज का। यानी कि 1 मंथ तक तकरीबन। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल ये करूंगा कि किसी को कुछ भी एस्केलेटरी कंप्यूटर के हवाले से नॉलेज है या कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, तो वो काइंडली अपना शेयर करे। तो फिर उसी के पॉइंट को हम इलेबोरेट या उसमें मज़ीद ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को ना समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे यूज़ हो रही है।
कहाँ पर यूज हो रही है, कौन कौन यूज कर रहा है, और हम कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्लियर कीजिएगा प्लीज। अपने एंड पे कोई भी अपना कॉन्सेप्ट ही बता सकते हैं कि एस्केलेटिंग कंप्यूटिंग आपके माइंड में क्या, यानी कि इसके हवाले से आ रहा है, ताकि ना सेशन को ऐसे ही होपफुली अट्रैक्टिव और इंगेजेबल बनाया जाए पार्टिसिपेंट के दरमियान भी। मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है ना, ये तो नहीं कि कट के आ रही है या समझ ना आ रही हो। सर आपकी आवाज़ क्लियर है। ओके चैट मैसेज आया कि नो आइडिया। ओके ओके, चलो ये भी ठीक है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो एस्केलेटेड कंप्यूटिंग को हम इस इन 20 डेज में और एक्सप्लोर करेंगे। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इस हवाले से, तो उनके लिए भी बहुत ही ये आसान रहेगा। हम इसको बिल्कुल इजी वे में और जितना हो सके आसान और थेरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करके इसको ना इलेबोरेट करेंगे आपके लिए भी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी नीश की तरफ। ये स्टार्ट कैसे होते हैं एस्केलेटिंग कंप्यूटिंग के, सबसे पहला क्या है इसका स्टार्ट, या सबसे पहले इसकी नीश बेसिक बेबी स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीपीयू क्या होता है, ठीक है। तो एनीवन यू हैव टू नो कि जीपीयू क्या है। आपने ये डेली बेसिस में वर्ड सुना भी होगा। तो विद इन सेकेंड्स मुझे रिप्लाई कीजिएगा। आप चैट में भी लिख सकते हैं जीपीयूज क्या होते हैं या हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चीज़ें जो आपके माइंड में है या जो आपको पता है वो ही ऑलमोस्ट स्लाइड्स में लिखी होंगी, बस आपका बताने का तरीका और मेरे यहाँ लिखने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही होगा। तो अपने एंड पे भी इनपुट लाजमी दीजिएगा। चले फिर आगे ही चलते हैं। ओके तो अस्सलाम जी जी, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जीपीयू में ये कि मल्टी कोर प्रोसेसर यानी एट अ टाइम पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये बिल्कुल बेसिक और यानी कि पॉइंट पॉइंट वाली बात है जो आपने बताई है। तो बिल्कुल दुरुस्त बताई है आपने। ग्राफिक कार्ड भी होते हैं, जो चैट में है वो भी सही है। ग्राफिक कार्ड होते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर से काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो बेस है वो उससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अब मैं अपने स्लाइड्स की तरफ आता हूँ। आपका सिर्फ एक इनपुट छोटी सी लेनी थी, ठीक है। तो 20 दिन का ये हमारा एक ये सेशन चलेगा, जिसमें हम जीपीयूज के बारे में, ठीक है, और एनवीडिया का जो जीपीयू होता है उसके बारे में भी हम रीड और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, और फिर कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनमें चैलेंजेस क्या हैं, इसमें टैक कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो नेक्स्ट करते हैं कि हम कि ये जो कोर्स होगा वो कैसे, यानी कि हमने 20 दिन में कैसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने फाउंडेशन बताएंगे आपको जीपीयूज की, आर्किटेक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो अगर तो आपको छोटे मोटे पता है, वेल एंड गुड है, वो फिर आप सेशन के दौरान या सेशन के नेक्स्ट कमिंग सेशन में आप अपनी भी इनपुट लाजमी दीजिएगा, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए, ठीक है। फिर हम चलेंगे कोर टेक्नोलॉजी की तरफ। यानी कि कोर टेक्नोलॉजी में जो जीपीयू के अंदर कोडिंग यूज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू जैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं या लिखते हैं कोड में। आपने नमपाई का नाम सुना होगा। तो सिंपल एक प्रोग्राम पाइथन की लाइब्रेरी है नमपाई, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैंने नहीं मेंशन किया, वैसे ही यूज बता रहा हूँ। पाइथन की लाइब्रेरी है नमपाई। तो हम जीपीयू में नमपाई तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे और भी बेहतर चीज़ है जो हम जीपीयू में यूज करते हैं, जो कि इसके ही करीब करीब होती है, ठीक है। क्यूपाई होता है उसका नाम। तो उसको हम यानी कि कोर टेक्नोलॉजी में ऐसे हम इसको डेप्थ में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
फिर हम इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलेंगे कि एप्लीकेशंस ये जीपीयू कैसे यूज होते हैं, या हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, किन किन जगह पर ये यूज होते हैं, गेमिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। ठीक है। तो इसके बाकी आगे वाले दिन जो होंगे वो हम एडवांस टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे कि ऑप्टिमाइजिंग इसको कैसे की जाती है, इसकी बिल्डिंग, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इसको कैसे हम बनाते हैं। तो जो ये सारा का सारा रोड मैप है, ये सारा हमने डिज़ाइन किया था एनवीडिया के यानी कि जीपीयू के ऊपर, लेकिन हम इसको ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे एक ट्रेनर्स के पास है कस्टम जो उनका जीपीयू लगा हुआ है सिस्टम, हम वो भी यूज़ करके आपको और ज़्यादा आपको ना अंडरस्टैंड करवाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अब जीपीयू का स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है। द बर्थ ऑफ एनवीडिया, सबसे पहले आपको भी आइडिया है कि जो इस वक्त जीपीयू के जैसे कह सकते हैं कि मगरमच्छ है या बादशाह है, वो कौन है? एनवीडिया है। ठीक है। एनवीडिया की जैसे बेस कहाँ से बनी है, एनवीडिया की बेस कैसे बनी है, उनका स्टार्ट कैसे हुआ है। तो ये छोटी सी उसकी स्टोरी है कि तीन दोस्त बैठे हुए थे डॉनीज, या कह सकते हैं डिनर कर रहे थे या रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तो उधर से उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया निकला, और उधर से निकलने के बाद उन्होंने कैसे आगे ग्रो किया, और कैसे उन्होंने अपनी यानी कि अपनी कंपनीज को एक नीश पकड़ के कैसे लेके चले। तो कंपनी की जो बुनियाद थी वो 1993 में हुई थी। तो जो इनके फाउंडर या सीईओ हैं वो है जेसन हंग। तो उनके जो कलीग्स हैं वो क्रिस है और क्रिस्टन है। ठीक है। तो ज़्यादातर नाम उनका सीईओ का चलता है। और ये हम 36,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज हैं, 38 इनके ऑफिस या कह सकते हैं वो है वर्किंग एरियाज हैं। ठीक है। जो कॉर्डफुली एरिया होता है कि ये 130 बिलियन यानी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीपीयू में। और जीपीयू कहाँ पर यूज हो रहे हैं ऑलमोस्ट सबको आइडिया होगा। अब ये छोटी सी एक स्टैटिक्स की है जो कि आई थिंक आप रीड कर भी सकते हैं, और मैं थोड़ा बहुत बोल भी दी है। ठीक है। जिसमें 6 मिलियन डेवलपर जिसमें काम कर रहे हैं, और ग्लोबल स्टैक जो है 27,000 यहाँ पर एनवीडिया में इंस्पेक्शन हो रही है। ठीक है। अब ये अमेरिका की नंबर 1 यानी कि जीपीयूज मैन्युफैक्चर कंपनीज कंसीडर होती है। ठीक है भी। और साथ ही साथ इसमें ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, ये दिन ब दिन जैसे साल गुजरता है तो इसकी 4 टाइम्स या 8 टाइम्स ग्रोथ निकलती है। ठीक है। और आगे चलते हैं तो एनवीडिया ने सबसे पहला ना, एनवीडिया का जो सबसे पहला जीपीयू था वो था G4 256। अब मैं पार्टिसिपेंट में से इनवाइट करूंगा, अगर किसी को भी इसका थोड़ा सा भी नॉलेज या कोई भी पता है तो वो अपना कॉन्सेप्ट शेयर करें प्लीज, कि उसको कैसे यूज किया था या क्या था उसके बारे में कोई भी नॉलेज हो। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप बता सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सेशन में हम आपको ये चीज़ें खुद से भी बताएंगे और आपसे पूछेंगे भी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जैसे मर्जी हो सके आप शेयर लाजमी करें। ओके। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्स करते रहिएगा तो इससे पता चलता रहेगा। ठीक है। कोई आइडिया नहीं है, नो नो वरीज। तो जो सबसे पहला इनका था ना जीपीयू, वो G4 256 था। ठीक है। इसमें ये उन्होंने 1990 में यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जो फर्स्ट जीपीयू था वो क्या था, यहाँ पर मार्क किया भी हुआ है कि पोविटल मोमेंट था, डिजाइन एक्सेलरेटिंग ग्राफिक, जो इमेजेस यूज हो रही थी
जो इमेजेस के ग्राफिक्स थे उनकी इन्हांसमेंट, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ किया गया था। ठीक है। फिर आगे जैसे अभी जीपीयू बहुत ज़्यादा जल्दी यूज हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जीपीयू यूज होते हैं आई थिंक सो वो गेमिंग में यूज़ होते हैं। उसकी ग्राफिक्स ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर। फिर जब गेमिंग से आगे से जाया जाए तो फिर वो आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें इमेज प्रोसेसिंग में आ जाती है। फिर उसमें जब मॉडलिंग आ जाती है, ठीक है, फिर जब हमने अपना मॉडल तैयार करना होता है या मॉडल को ट्रेन करना होता है तो उसमें भी जीपीयू यूज होते हैं। अच्छा, तो इसमें और आगे चलते हैं कि फ्रॉम ग्राफिक्स जनरल पर्पस, क्या था उसका कॉमन पर्पस, क्या था जीपीयू का। तो वो जीपीयू का जो स्टार्ट था वो जनरल पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंप्यूटिंग के लिए था। कंप्यूटिंग अब क्या है, एक सॉल्विंग के लिए यूज हो रही थी, किस चीज को सॉल्व करने के लिए, एक पिक्चर की रेजोल्यूशन या और इसके कॉन्सेप्ट को यानी कि इनहांस करने के लिए। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो यूज होती है, सॉरी, इसके अंदर अब 2009 में कूडा लॉन्च हुआ, जो कि जीपीयू में एक कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आसान लफ्जों में कि कूडा क्या है, एक और जैसे एक पिप। पाइथन में जब हम पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं तो पिप यूज करते हैं, तो इसी तरह जब जीपीयू यूज करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हम कूडा यूज करेंगे। ठीक है। तो ये ज्यादातर जीपीयू यूज करते वक्त होगा। ठीक है। तो जो लॉन्च हुआ 2009 में, तो गेमिंग चार्जर था, गेम चेंजर था ये। तो गेम चेंजर था, तो इट प्रोवाइड गेम प्रोग्रामिंग मॉडल दैट अलाउड डेवलपर टू हार्नेस द पैरेलल प्रोसेसिंग। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि 2009 के बाद कैसे जीपीयू ने एक पूरी की पूरी गेम चेंज कर दी। ठीक है, डेवलपरों के लिए भी और जो उनके यूजर थे उनके लिए भी। तो सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जी, पीछे प्लीज। स्लाइड पे, पीछे वाली स्लाइड से ही। तो वो ये था कि जैसे कि हम अगर हम एग्जांपल दें अपने, मैं गेम से ही बात करूंगा कि गेम कैसे। अगर हम पहले के जमाने में हम जाएं 19 में जाएं, तो अगर हम उसमें गेम खेलते हैं, जैसे कि अभी मैं गेम खेल रहा था आईजीए का, तो उसमें जो गेम में एक इंसान होता है जो उसके हाथ चिपके हुए होते हैं, और वो जो मतलब की गन होती है कागज की तरह होता है। तो इसी तरह उसको लॉन्च करने के लिए, जैसे कि एक गेम को लॉन्च करने के रियल दुनिया में हो, जैसे कि हमारी जैसे दुनिया है उस तरह की दुनिया में हो, तो उसकी एक ग्राफिक कार्ड बनाया गया, उस नाम का था जैसे कि रेवेंट, जैसे है ना वोडो लॉन्च प्रोग्रामिंग द ग्राफिक इनका गेम चेंजर द प्रोवाइड द ग्रामर मॉडल। तो वो इस तरीके है वो कि उसको इस तरह ग्राफिक से पूरा तैयार किया गया कि अगर हम उसको खेलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम रियल बंदे को हम चला रहे हैं, रियल बंदे को मार रहे हैं, इस तरह के नहीं हो जाए। अगर हम पहले के जमाने में देखिए, पहले के जमाने में पूरे हाथ जैसे कि काफी सारे लोगों ने खेला होगा कि जो भी कि उसमें होता है कि 2D में होता है कि हाथ मतलब के चिपके हुए होते हैं और इंसान कागज की तरह वो होता है। और अगर अब के दौर में है, अब के दौर में ये होता है कि जब भी बंदा खेलता है तो वो एक रेयर बंदे की तरह होता है कि रेयर बंदे को चला रहे हैं, उस तरह उसको कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल होती है कि ग्राफिक कार्ड और नॉन ग्राफिक कार्ड की। जब ग्राफिक कार्ड नहीं होता तो वो इस तरह का होता है, और जब ग्राफिक कार्ड जब आया है ये इस तरह का 2029 में, तो जो उसको गेम उसको चेंज किया, देखो ना, गेम चेंजर मतलब गेम को उसने चेंज किया है। तो क्या है कि उसका मॉडल जीपीयू उसका पूरा चेंज करके ही इसको पूरा तैयार किया गया है। इसी तरह सारी मशीनों में भी होता है कि जैसे कि अगर हम दूसरी मशीन में देखें 1999 की उसमें मशीन में देखें, तो बहुत सिंपल मतलब कि कंप्यूटर की मिसाल दें कि हम उस पर काम कर रहे हैं, बहुत मतलब कि सिंपल से है। अब के दौर में ये है कि अब कंप्यूटर में क्या है कि टचिंग कंप्यूटर आ गए हैं, अब लैपटॉप्स आ गए हैं, इसमें पहले के दौर में इस तरह नहीं थे। तो इसी तरह के इसके अंदर लैपटॉप के अंदर भी ग्राफिक कार्ड रखते हैं, पहले के उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं थे। पहले ग्राफिक कार्ड क्या होता था कि साइड में ग्राफिक कार्ड रखा हुआ था, उसको बस पेन से टच करना होता था और इसका चला देना। आपके ग्राफिक कार्ड में ये होता है कि अब लैपटॉप के अंदर मौजूद होता है, अगर हमें ग्राफिक कार्ड लगाना है तो लैपटॉप को ओपन करके उसके अंदर फिक्स कर देता है कि वो जब भी हम करें तो उसके साथ ग्राफिक कार्ड वो मौजूद है। ओके सर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। तो होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ के हवाले से ना पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब जीपीयूज की जो वर्ल्ड जीपीयू है और वर्ल्ड टुडे क्या चल रहा है, यानी कि जैसे हमने बात की है कि जीपीयू कैसे यूज हो रहे हैं और कहाँ पर यूज हो रहे हैं, कैसे कौन यूज कर रहे हैं। ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, और यूज़र इसके डेवलपर्स हैं, गेमिंग जो सेटअप रखते हैं वो ये यूज़ करते हैं। फिर वो भी साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, यानी कि रिसर्चर जो मॉडल को ट्रेन या मॉडल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। किस प्लेटफॉर्म में या किस एरिया में यूज़ हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज़ हो रहे हैं, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस फील्ड में यूज हो रही है, डीप लर्निंग में यूज हो रहा है। क्यों डीप लर्निंग की एक और यानी कि निश में चले जाए तो इसमें हो रही है न्यूरल नेटवर्क हो सकते हैं, जो कि आगे इसमें न्यूरल नेटवर्क की तरफ चला जाए तो वो बहुत बड़ी एक फील्ड निकल आती है। तो न्यूरल नेटवर्क को हम यूज करते हैं, ठीक है, ये इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में यूज हो। फिर गेमिंग के है, गेमिंग जैसे सर असदुल्ला ने बताया कि गेमिंग को हाई रियलिस्टिक दिखाने के लिए जीपीयू यूज होते हैं, क्योंकि नाइनटीज में जो गेम चलती थी, या 2000 ऑलमोस्ट 10 में, या 2000 में जो गेम थी आईजीआई या जीटीए सिटी, तो उसमें जो ग्राफिक्स थे वो इतने रियलिस्टिक नहीं थे, लेकिन गेम वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे सदियां गुजरती गई हैं, अब जीपीयू इतने ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं कि आप जब उसको देखते हैं, इमेज को देखते हैं या वीडियो गेम को देखते हैं, तो आपको बिल्कुल रियलिटी बेस लगती है, ठीक है। और जो साइंटिफिक थ्रू आउट के जैसे हमने बात की है कि वो कहाँ कैसे यूज हो सकते हैं, मेडिसिन में यूज होती है, फिजिक्स में, क्लाइमेट साइंस में जीपीयूज को यूज करके मेडिसिन का यानी कि ये चीज़ें यानी कि उसकी मेडिसिन की एक्यूरेसी और उसकी और चीज़ों, फिजिक्स के लॉज और उसकी यानी कि कैलकुलेशंस को चेंज और कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं, क्लाइमेट साइंस में यूज होती हैं। और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें जीपीयूज यूज होते हैं। लेकिन ये नीश करते हैं कि आप कैसे उसको लेके चलते हैं और कैसे आपको उसको यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, अगर किसी का पॉइंट इनपुट है तो वो भी अपनी इनपुट दे सकता है, ठीक है। तो अब इंजन इसके बिहाइंड कैसे है, ठीक है। अब जीपीयू जो डीप लर्निंग में चल रही है, या गेमिंग में चल रहा है, या साइंटिफिक सिमुलेशन में चल रहा है, तो वो कैसे चल रहे हैं। वही जैसे कि मैंने बताया कि आपके लफ्ज़ या स्लाइड्स के लफ्ज़ सेम ही होंगे, लेकिन बयान करते वक्त डिफरेंट हो सकते हैं। तो डीप लर्निंग के जैसे मैंने बात की है, डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क आते हैं, न्यूरल नेटवर्क में मॉडल की मॉडल की कंप्यूटेशन, मॉडल की एक्यूरेसी, मॉडल की ट्रेनिंग के वक्त यूज होते हैं। और ज़्यादा जब पिक्चर कंप्यूटिंग आ रही होती है, पिक्चर की पिक्सलिंग पे बात हो रही होती है, तो पिक्सल की एक्सेलरेटिंग या अगमेंटेशन की बात हो रही होती है, तब जीपीयू यूज होते हैं। तो इसमें ये ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और इसमें जब गेमिंग की बात आ जाती है, तो गेमिंग में जो जीपीयूज होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपकी इमेजेस हैं उसको इतनी हाईटेक और इतनी रियलिस्टिक और इतनी क्लियर तक क्लियर दिखाते हैं कि जो यूज़र होता है वो उससे बिल्कुल रियल वे में इंटरटेन करता है, ठीक है। वो जो कैसे कह सकते हैं कि हम सामने पड़ा ग्लास और एक पिक्चर में रखा ग्लास, दोनों डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन अब की बात है कि अब सामने रखा ग्लास और जीपीयू में जो पिक्चर बनाई गई है उसमें रखा 3D ग्लास को, तो हम डिफरेंस मालूम 99 पॉइंट कह सकते हैं कि डिफरेंस नहीं निकालते, ठीक है। तो इसमें जो साइंटिफिक सिमुलेशन है वो यही है कि हम अपनी दूसरी फील्ड्स में कैसे इसको यूज करते हैं, ड्रग रिकवरी, एस्ट्रोनॉश एस्ट्रोनॉमिक्स, यानी कि स्पेस खला में कैसे ये यूज होते हैं जीपीयूज, एस्केलरेट सिमुलेटर्स कैसे यूज होते हैं। अब रिसर्चर इसको मॉडल मॉडल कम्प्लेक्स में यूज करते हैं, कि उन्होंने अपनी रिसर्च में एक मॉडल यूज किया, और मॉडल को चलाने के लिए एक जीपीयू रिक्वायर्ड होगा, तो वो जीपीयू फिर यूज करेंगे, ठीक है। मॉडल की क्या कहते हैं उसको और इन्हांसमेंट, ऑप्टिमाइजेशन और रिफाइन ट्यूनिंग के लिए भी यूज करते हैं जीपीयू का। और नेक्स्ट कि हम इसको अनलॉक कैसे करेंगे, या इसकी स्पीड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी जो स्पीड है इसकी वो मेनली अबाउट एफिशिएंसी पे डिपेंड करते हैं। अब जीपीयूज बहुत ही डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है। अब जीपीयूज भी जीबीज में होते हैं,
तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आगे, ये इंट्रोडक्टरी है, तो इसमें सारा कुछ तो नहीं बयान किया जा सकेगा। तो अब जैसे सेशन आगे चलेंगे तो इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकलेंगे, तो आपको और चीज़ें समझ आएंगी। तो इसमें ये स्पीड की मैटर करती है कि जीपीयू की स्पीड आप कैसे एवेल्युएट करेंगे या कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर इसमें जीपीयू जब यूज़ करते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कितने चल रहे हैं टास्क या थ्रेड चल रहे हैं एट अ टाइम। तो फिर जो एबिलिटी होगी, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटेशन स्पीड प्रीवियसली अनइमेजिनेबल, के जो पीछे गुजर चुकी है स्पीड कंप्यूटेशन की, वो आज की निस्बत इमेजिन नहीं की जा सकती। क्योंकि पहले जब जिस क्वेश्चन या क्यूरी को सॉल्व करने में 5 या 10 मिनट लगते थे, अब उसको 10 to 15 स्केयर 10 टाइम्स नैनो सेकंड लगते हैं बाय यूजिंग जीपीयू। वो इतनी तेजी से यूज यानी कि इसको प्रोसेस करते हैं और हमें सॉल्व करके देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, पलक झपकने से पहले चीज़ें सॉल्व करके हमें मिलती हैं। तो ये जीपीयूज के यानी कि यूज होने से भी है। और नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी हैंड ऑन जो कोलैब एक्टिविटी हम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो उसमें जो परफॉर्मेंस होगी या कोलैब एक्टिविटी होगी वो हम लेके चलेंगे। तो वो हम कोलैब के साथ भी लेके चलेंगे, और एक्सटर्नल जो जीपीयू होगा उसके साथ भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे, जितना बेहतर हो सका। तो अब जो, जैसे कि मैंने बताया कि जीपीयू में ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग होती है, तो अब इसमें जो कोडिंग यूज होगी वो होगी नमपाई। ठीक है। अब जैसे कंपेयर कर लेते हैं कि पाइथन की जो पाइथन लूप और वर्सेस नमपाई है जो सीपीयू ओनली। जब हम नमपाई को यूज करते हैं सीपीयू के अंदर, तो वो कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लेती है, प्रोसेसिंग ज़्यादा लेती है। अब उसी के पैरेलल अगर हम जीपीयू यूज करें तो वो रन टाइम उसका कम हो जाएगा। रन टाइम कम होगा तो हमें रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा तो हमारी एक्यूरेसी और एवरेज जो कैलकुलेशन होगी वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इवेल्युएट कर पाएंगे। ठीक है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं इसको किसी और एग्जांपल से आपको इलेबोरेट करने की ट्राई करता हूँ। यानी कि इसमें जीपीयू और सीपीयू का डिफरेंस बेसिकली बताया जा रहा है कि सीपीयू है वो कैसे कंप्यूटेशन पावर या कंप्यूटिंग को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन जीपीयू जो होता है वो एक तरह, सीपीयू हमारा एक लगा लें आप, वो है किचन है जिसमें मल्टीपल काम हो रहे हैं, और जीपीयू है वो हमारा शेफ है जो मल्टीपल काम वो खुद परफॉर्म करता है और एट अ टाइम करता है। वो कुक भी करता है, अपने जूनियर्स को इंसिस्ट भी करता है कि वो ऐसे ऐसे काम करें, और बाद में कुकिंग की वो चेक भी कर रहा होता है कि हर जो मेरा असिस्टेंट है या ट्रेनी है या जो भी कोलीग है उसका वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सीन है। तो अब मुझे बताइएगा कि ये पॉइंट क्लियर है जीपीयू और सीपीयू के हवाले से आपको। सर मैं यहाँ से टेक ओवर कर लूँ अगर इजाज़त हो तो। जी 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 प्लीज सर। सर ये जो है बेसिकली ये जो पॉइंट था इसमें सीपीयू के जरिए हम दोनों चला रहे हैं, पाइथन लूप को और नमपाई को। हम्म। उसमें सिर्फ नमपाई चूंकि वेक्टर यूज करता है उसकी लाइब्रेरी होती है, तो वेक्टर यूज करते हुए सीपीयू के ऊपर ही परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है। मैंने इसका कोड लिखा है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। सर कोड अभी शेयर ना कीजिएगा, वैसे भी मैं ये स्लाइड्स एंड होने जा रही हैं, तो आप फिर अपनी स्क्रीन पे वो दिखा दीजिएगा ना तो इजी रहेगा। ठीक है। चलें ठीक है सर, आप तो कंप्लीट कर अभी लें। आप अ, जैसे आप अपनी इनपुट दे रहे हैं वो आप इनपुट कंप्लीट कर लें, फिर अपने कोड की तरफ भी चले जाइएगा। ठीक है सर। तो ये जो है जो पहला पॉइंट है ये दोनों सीपीयू के जरिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे कोड के जरिए कि अगर हम कोई कंप्यूटेशन करते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, हम पाइथन लूप के अंदर एक लिस्ट बना लें और उसको मल्टीप्लाई करें, और उसके अगेंस्ट अगर हम नमपाई के अंदर एरे बनाएं नमपाई की और उसको मल्टीप्लाई करें या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, तो दोनों के टाइम के अंदर फर्क आएगा। नमपाई चूंकि वेक्टर बेस्ड है वो काफ़ी फास्ट होता है, उसमें टाइम बच जाता है। इसी तरह अगर हम
किसी और प्रोसेस को या सेम प्रोसेस को जीपीयू यूज़ करें और सीपीयू वर्सेस जीपीयू को कंपेयर करें, तो जीपीयू भी काफ़ी फास्ट होता है जहाँ लो प्रोसेसिंग यूज़ हो, क्योंकि जीपीयू के अंदर कोर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यूजुअली 1000 कोर होते हैं एक जीपीयू के अंदर, जबकि जो सीपीयू है उसके अंदर 1 से 64 कोर होते हैं। तो जीपीयू जो कि पैरेलल काम करते हैं, इंटरनली खुद ही अरेंज करता है कि कैसे पैरेलल करना है, तो टाइम बच जाता है इसके अंदर। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सर, थैंक यू फॉर योर एडिंग। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर अप हो गई होंगी कि कैसे जीपीयू और सीपीयू को हम यूज़ करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और जैसे कि अब ये चीज़ें भी लिखी हुई हैं, तो इसके हवाले से भी यही है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब ठीक है, वही जो पीछे स्लाइड्स गुजर चुकी हैं उनका अब टेक की टेकअवेज हैं कि हम जीपीयूज़ की विजनरी बिगिनिंग्स कैसे थी, जीपीयूज़ की इवैल्यूएशंस कैसे हुई हैं, इवोल्यूशंस कैसे हुआ है, फिर अनलॉकिंग पोटेंशियल्स क्या है, और परफॉर्मेंस कैसे होती है जीपीयूज़ की, कैसे मैटर करती है, एस्केलेटिंग और स्पीड्स कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो विजनरी यही है कि एनवीडिया से ये स्टार्ट हुआ था। एनवीडियाज ने ही लेके चले हैं, एनवीडियाज ने जैसे लीड किया है जीपीयूज को, उसमें इन्हांस की है अपनी टेक को, और उसको बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया है, वो चाहे फार्मेसी हो, ड्रग ड्रग के लिए हो, या साइंटिफिक कंपटीशन के लिए हो, या गेमिंग के लिए हो, या एंटरटेनमेंट के लिए हो। तो जीपीयूज एनवीडिया के ही ज़्यादा मेजरली यूज़ होते हैं। तो जो फिर इसकी एवोल्यूशन एरा चला है, तो वो यही है कि 1999 से ऑनवर्ड अभी भी इन्हीं का ही यानी कि बोलबाला चल रहा है। तो अनलॉकिंग पोटेंशियल यही है कि हम इसको कौन सी फील्ड में कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम इसको अपनी फील्ड में ला सकते हैं। ठीक है, लाने से मुराद ये है कि हम इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एआई में कैसे यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च में कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर हम फिजिक्स में है या एस्ट्रोफिजिक्स में है तो वो उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, वो कैसे मैटर करती है, हम वो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्केलेटिंग स्पीड किस पे डिपेंड होती है। तो वो सारी चीज़ें हैं इस वाली स्लाइड में जो कि पीछे हम बात कर चुके हैं। तो दैट्स ऑल। अब इससे आगे हम इंशाल्लाह अपनी जर्नी को और ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में लेके चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि हम जीपीयू को कैसे यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, और कैसे हम अपने दूसरी फील्ड्स में कैसे इनको यूज़ करते हैं। तो सर, नेक्स्ट अप टू यू, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके वो जैसे आप बता रहे थे कोड के हवाले से, तो वो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे फिर, ताकि ना और इसमें अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। ठीक है, गुड, ओके। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा सर। ओके सर। क्या है विजिबल सर स्क्रीन मेरी? यस सर, विजिबल है। अच्छा सर, बेसिकली एक कोड है जो जस्ट इसलिए लिखा गया है कि हम डिफरेंस देखें। अगर हम एक लिस्ट हो जो कि पाइथन लिस्ट के अंदर बनाई गई है, उसको रन करें और उसका टाइम कंपेयर करें। अगर हम एक लिस्ट को जो कि नम पाई के अंदर बनाई गई है, उसके अंदर कंप्यूटेशन करें और उससे टाइम दोनों का प्रोसेस करें। सो बेसिकली एक दो फंक्शन लिखे गए हैं। ये पाइथन लूप को प्रोसेस करने के लिए है, ये पाइथन लिस्ट को इनपुट करेगा, ये डेफ पाइथन है, और उसके अंदर जो जितने एलिमेंट्स हैं डिस्क के उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। हमने उसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम ले लिया है और उसको हम रिटर्न करवा लेंगे। जबकि ये जो नंपाई ऑपरेशन है, ये भी इसी तरह नंपाई लिस्ट को लेगा, एरे को लेगा, स्टार्ट टाइम को नोट कर लेगा, उसके ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसको टाइम हम नोट कर लेंगे, टाइम डिफरेंस जो है। तो यहाँ मेन के अंदर हम आते हैं। मेन के अंदर हमने 10 मिलियन का एक नंबर लिया है। इसके ज़रिए हम लिस्ट तैयार करेंगे।
सो हम रेंज दे रहे हैं 10 मिलियन रेंज के अंदर दे रहे हैं। तो रेंज जो है ये 0 से लेके 10 मिलियन -1 तक नंबर जनरेट कर देगा, जो हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। पी वाई लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होगी जिसके अंदर 0 से लेके 10 मिलियन -1 तक एलिमेंट्स होंगे, नंबर होंगे। जबकि सेम सेम हम नमपाई एरे तैयार कर रहे हैं, सेम साइज हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। जब ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे, ये 1 मिलियन के अंदर एलिमेंट्स होंगे, इसको हम टर्म बाई टर्म दोनों मेथड्स के अंदर पास कर देंगे। क्या हम उनको कॉल कर रहे हैं दोनों मेथड के अंदर। ये मेथड जो है पाइथन लिस्ट को रन करेगा, और ये मेथड जो है वो नमपाई एरे को। उसके बाद हम उसका टाइम प्रिंट करवा लेंगे। सिंपल सा कोड है। इसको अगर हम रन करें तो हम देखते हैं कि जो पाइथन लूप है वो सेकंड सेकंड में उसने प्रोसेस किया सेम एलिमेंट्स को, जबकि जो नमपाई एरे है उसने 0.1 सेकंड में प्रोसेस किया। अगर तो हम टाइम डिफरेंस देखें तो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करने से, क्योंकि नमपाई के अंदर जो है सर वो। सर जी इसको थोड़ा सर। जूम कीजिए। मुझे लिखा हुआ है ना वो क्लियर नहीं है। थोड़ा जूम करना थैंक यू सर। सर। बेहतर है सर। जी सर। आप देखें सर। जी सर क्लियर है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं सर, अगर या नजर आ नहीं रहा है। सर आप कंटिन्यू करें, मैं बस जूम जूम कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो बेसिकली अगर हम इनका टाइम को देखें तो जो नमपाई की एरे है वो 37 टाइम फास्टर रन हुई है। तो इसका मकसद ये था कि सिर्फ अगर हम स्ट्रक्चर चेंज कर दें सिंपल सीपीयू के अंदर तो भी उससे टाइम चेंज हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम सेम चीज को, यानी नमपाई की एरे को या किसी और को, हम सीपीयू वर्सेस जीपीयू भी देखेंगे। वो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो या कोई इनपुट देना चाहिए। और टाइम है तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास टाइम है तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये जो जी कोड है वो जीपीयू पे चल रहा है। तो मेरे पास लोकली जीपीयू है तो मैं उसको चला रहा हूँ। सबसे पहले ये टॉर्च है जो यूजुअली मॉडल को बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड होते हैं। उसके बाद मैं इस सेल के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे पास जीपीयू अवेलेबल है लोकली तो वो मुझे बता देगा कि जीपीयू है, कौन सा जीपीयू है। अगर नहीं है तो फिर सीपीयू के पास रन करेगा ऑटोमेटिकली। वो डिवाइस को हम सेट कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो कि मेरे पास जीपीयू है तो हम नेक्स्ट सेल के अंदर जीपीयू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक रैंडम नंबर ले रहे हैं तकरीबन 20,000 का। उसके अंदर हम उससे रेंडमली जनरेट कराएंगे एक सॉर्ट ऑफ मैट्रिक्स। उसको फिर हम उस मैट्रिक्स को प्रोसेस करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दोनों रेंडम मैट्रिक्सेस हैं, और उसका टाइम नोट कर लेंगे। सिमिलरली इसको हम उसके बाद जीपीयू के साथ करेंगे। ये जीपीयू के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास जीपीयू हो तो हम उसको टू कॉर्डा कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब आप जीपीयू यूज़ करेंगे यहाँ से। तो ये जो है, जब ये इस इंस्ट्रक्शन को हम चलाएंगे तो जीपीयू की प्रोसेसिंग हो रही होगी। तो अगर हम मैं इसको जनरली रन करूँ थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन सीपीयू का टाइम आ गया। सीपीयू ने जो प्रोसेसिंग की है 34 सेकेंड्स लिए हैं, लेकिन जीपीयू कितनी देर में करता है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या हो रहा है।
सर, चैट में क्वेश्चन है, तो काइंडली आप इसका आंसर कीजिए। व्हाट वी लर्न इन दिस कोर्स, व्हाट कैन डू आफ्टर दिस कोर्स। तो हम ये कोर्स में क्या पढ़ेंगे? होपफुली आप इस मुझे ज़्यादा इसको बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकें, इस तो कीजिएगा। सर, कोर्स में बेसिकली तो हार्डवेयर साइड का है हम्म। कि सॉफ्टवेयर हम कम पढ़ेंगे, हार्डवेयर आर्किटेक्चर और इसकी जो प्रोसेसिंग है उसको देखेंगे ज़्यादातर। लेकिन चूंकि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एनवीडिया की जो सॉफ्टवेयर है उनका अपनी पूरी टूल किट है जिसके ज़रिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, उनकी अपनी लाइब्रेरीज हैं। हम उसको नहीं देखेंगे इसके अंदर, हार्डवेयर के ऊपर जाएंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे और उसके डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे और उसके ऊपर मेनली फोकस होगा हमारा। बेसिक एक क्वेश्चन होता है लर्निंग लर्नर का कि आफ्टर दिस कोर्स ये मेरा कैसे कहाँ पर यूज़ होगा। तो जाहिर सी बात है, जो अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं उनका भी यही क्वेश्चन होगा, तो हम इसको कैसे अपने आफ्टर कोर्स यूज़ करेंगे। बाय माय ओपिनियन मैं पहले शेयर कर दूँ कि जैसे कि हम डाटा साइंस में या डाटा एनालिटिक्स में मॉडलिंग करते हैं या मॉडल को यूज़ करते हैं, तो जीपीयूज, आई थिंक जीपीयूज की जब अंडरस्टैंडिंग इधर से बेस्ट होगी या बेहतरीन होगी, तो हम उधर इसकी इंटीग्रेशन और आर्किटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, पाइपलाइन भी जैसे हम बनाते हैं। तो आई थिंक वहाँ पर इसकी यानी कि थेरेटिकली और इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो बाय योर ओपिनियन कि हम इसको आफ्टर कोर्स कैसे यूज़ करेंगे, ये वाले से लर्निंग को। ये सर, क्योंकि हमें आर्किटेक्चर का पता होगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें हार्डवेयर का पता होगा तो जहाँ उसकी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे प्रोसेसर या मशीन है, अगर आपको रैम का पता है, आपको पता है कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, उसके रजिस्टर क्या होते हैं, डेटा हम्म। कैसे जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, अगर इवन आपके लेटर उसको जब भी यूज़ करेंगे तो वो नॉलेज हेल्पफुल होती है इवन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। तो अगर तो आप हार्डवेयर साइड पे हैं तो भी तो डायरेक्ट आपको फर्क पड़ेगा, आपको यूज़ होगा। वरना अगर आप सॉफ्टवेयर साइड पे भी हैं तो अगर आपको आर्किटेक्चर का पता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि किस किस जगह पे किन एरिया में हमें जीपीयू यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्यों कर हेल्पफुल होगा, वो चलता कैसे है, उसका आर्किटेक्चर कैसे है, लाइक अंडर द लेयर क्या काम हो रहा है। लेट मी रिफ्रेज योर सेंटेंस कि अब जो पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था ना उसको, कि हम ये कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कि हमने बेसिकली हार्डवेयर का तो था ही, लेकिन अगर आप ये कोर्स या सेशन अटेंड करते हैं तो इससे आपकी जो जीपीयूज और आर्किटेक्ट हार्डवेयर आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज के कोर्स के बाद क्या करें, ये सेशन के कोर्स के बाद कैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो जब आपकी इधर से जीपीयूज की हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग या पाइपलाइंस या जो भी सिनेरियोज इधर से आप लर्न करके जाएंगे, तो वट एवर आप फर्दर क्या करते हैं, हार्डवेयर की तरफ निकलते हैं या डेवलपमेंट वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की तरफ फील्ड निकलते हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की फील्ड निकलती है तो आपकी ये पाइपलाइन आपको बहुत ही ज़्यादा ईज करेगी कि आपने जीपीयू कब और कैसे यूज़ करना है, आपने कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, आपने कैसे एक सॉफ्टवेयर को वो पूरे के पूरे को हैंडल करना है, वो उस एंड पे होगा। लेकिन इधर से जो ये चीज़ें आप सीखेंगे वो आपको मेमोरी मैनेजमेंट और आर्गुमेंटेशन और कैसे जीपीयूज को सिक्योर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो होपफुली अबू फिर आपका अब क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे इस सवाल से। ओके, थैंक यू। वैसे कंटिन्यू करो। जी सर, अगर मैं एक कोड दिखाऊं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, जो कि 20,000 बाई 20,000 की है। उसको हम रैंडम नंबर के साथ उसको फिल कर रहे हैं। उसको हमने दो मैट्रिसेस बनाई, उसको हमने कोई भी नाम दे दिया। तो ये जो है ये मैंने टेस्ट के लिए बनाई है, असल में ये दो मैट्रिक्सेस हैं और इसको मैं सीपीयू के जरिए इसको प्रोसेस करूंगा।
उसके मुकाबले में मैं एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ जो कि पौडा के साथ है। ये जीपीयू की मैट्रिक्स, इसके लिए जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो जीपीयू यूज होंगे। ये दोबारा दो मैट्रिक्सेस हैं और इसको हम उसी तरह इसके अंदर भी 20,000 एलिमेंट्स होंगे। अब उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ कि इसको इग्नोर करते हैं, ये मैंने हीटअप के लिए किया था, वार्म अप के लिए। तो यहाँ से हमारा ये काम शुरू हो रहा है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, टॉर्च की हमने ली और इसको हमने दोनों 20,000 बाई 20,000 की मैट्रिक्स को इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसका हमने टाइम नोट कर लिया और टाइम हम प्रिंट करा देते हैं। ये इसने 33 सेकेंड में इसको कर लिया। जो कि मेरे पास मेमोरी कम है, तकरीबन 32 GB है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा यूज़ कर ले तो मैं एक ही सेल के अंदर दोनों चला रहा हूँ। तो जब तक वो जीपीयू के पास आता है तो मेमोरी काफ़ी यूज़ हो जाती है, उसको मेमोरी स्वैप करना पड़ रही है। तो मैं इसके बाद दोबारा देखूंगा, अगर टाइम कम हुआ तो हम इसको कम कर लेंगे, इसको 2000 पे चाह के देख लेंगे। अच्छा, जब ये जीपीयू की कर लेते हैं तो उसके बाद हम जब ये सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू यूज़ हो रहा है इस प्रोसेसिंग के अंदर, ये दोनों सीपीयू के एलिमेंट्स हैं, दोनों मैट्रिसेस हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद मैं जीपीयू यूज़ कर रहा हूँ। जब हम जीपीयू यूज़ करते हैं तो इनिशियली जो कि उसके अंदर मल्टीपल कोर होते हैं, तो पहला उसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। तो मैं उसको वार्म अप के लिए मैंने एक और मैट्रिक्स बनाई थी जिसकी सिर्फ साइज 4 था। तो मैं उसको लोड करा रहा हूँ कि वो जीपीयू थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसकी स्पीड प्रॉपर सही, उसके बाद एवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा उसकी जो 20,000 वाली मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, सिमिलरली सेम जैसे मैंने पहले यहाँ पे कराई थी। वहाँ मैंने सीपीयू के साथ कराई थी, या मैंने जीपीयू के साथ करा रहा हूँ, और उसका मैं टाइम नोट कर रहा हूँ और वो टाइम मैं डिस्प्ले करा लूँगा। लेकिन जब तक चूंकि वो यहाँ आता है, मैट्रिक्सेस काफ़ी बड़ी हैं, उसको ईच एलिमेंट, ईच रो, ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती है। 20,000 की मैट्रिक्स के काफ़ी रैम यूज़ हो जाती है, तो वो टाइम लेता है। मैं इसको नेक्स्ट रन के लिए दोबारा चलाऊंगा, उसको थोड़ा साइज छोटा कर लूंगा। अच्छा सर, मैं ये बात बोलूँ कि सर जो भी रन हो रहा है तो एक मिनट वेट करते फिर हम सेक्शन को एंड कर देते हैं, तो हमारा सेक्शन एंड में सिर्फ 2 मिनट ठीक है बचेगा। चलिए देखेंगे कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसको यहीं से शुरू करूंगा। हम और करते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए, अगर तो दो मैट्रिसेस को हमने प्रोसेस किया है, एक सीपीयू के एक जीपीयू के साथ, और जो जीपीयू है उसने 7 टाइम्स फास्टर किया है। सेम टास्क है, सेम थिंग है, उसको हमने जीपीयू और सीपीयू के साथ ही लेकिन जनरली इसका कहीं ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ा सिर्फ 2000 एलिमेंट्स हैं, 2000 बाई 2000 की मैट्रिक्स है, इसलिए 7 टाइम्स आया, वरना ये 30 to 40 टाइम्स फास्ट होता है जीपीयू का। सर आप स्कैन कर लें, सर नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। ओके, हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड विजिटर्स। हाफिज फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।